हेलो एवरीवन, मैं रेखा आज आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ एम फॉर टीचिंग में। अब आप एम फॉर टीचिंग से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक को क्लिक करें और फॉलो करें एम फॉर टीचिंग को और अपनी क्वेरीज एंड डाउट्स को पूछें और क्लियर करें टीचिंग के बारे में सभी बातें, सभी मैटर्स जो आप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप कंफ्यूजन में हैं उस चीज़ के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ के बारे में कि अब आप लोगों को ये जानकर बहुत खुशी हुई होगी कि DSSB टीचिंग जॉब का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें कैटेगरीज वाइज PRT, PGT एंड TGT की कई वैकेंसियां निकली हुई हैं। अब आप का जो मेन टाइम है वो आ गया है कि अब आप अपनी प्रिपरेशन को और हार्ड करना स्टार्ट कर दीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे TGT एंड PGT के सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में और एग्जाम टिप्स के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो PRT है, यानी कि इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों के सामने ओनली TGT एंड PGT के बारे में डिस्कस करूंगी। PRT की वीडियो मैं आप लोगों के सामने पहले लेकर आ चुकी हूँ। जो भी कैंडिडेट PRT के बारे में जानना चाहता है वो पहले की वीडियो देख सकता है, जिसमें मैंने PRT से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, एग्जाम टिप्स, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सारी चीज़ें। तो आप उनको फॉलो कीजिए, उस चीज़ को देखिए, उस वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे TGT एंड PGT के सिलेबस के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर एग्जाम टिप्स, देन हम एग्जाम पैटर्न एंड सिलेक्टेड पोर्शन, इस चीज़ को हम क्लियर करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। देन जाके आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एक्चुअल में जो DSSB है उसके अंदर जो सही से पैटर्न दे रखा है, चाहे वो DSSB के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो किसी भी साइट के अकॉर्डिंग हो। सब वैसे तो जितनी भी साइट्स आप लोगों को गूगल पर दिख जाएंगी जो भी DSSB से रिलेटेड है, सबका एग्जाम पैटर्न, सब सारी चीज़ें सेम है। आप लोगों को वही डिस्कस करती हूँ मैं। एक्चुअल में कई स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रहते हैं कि एक्चुअल में कौन सी साइट पर हम ट्रस्ट करें, कौन सी साइट पर हम ट्रस्ट ना करें। उस चीज़ को मैं आप लोगों के सामने क्लियर करती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो TGT है एंड PGT एग्जाम है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। जो TGT एग्जाम है वो 1 ईयर एग्जाम है। आप लोगों को पता होगा 1 ईयर एग्जाम का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही बार एग्जाम होता है, अदर कोई एग्जाम नहीं है। सिर्फ 1 एग्जाम हमें क्लियर करना पड़ता है, देन इंटरव्यू होता है। ऐसे ही PRT में सेम था, ऐसे ही TGT में सेम है। यह एक 1 ईयर एग्जाम है। सेकेंड है हमारा PGT के अंदर आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि ये 2 ईयर एग्जाम है, यानी कि अगर आपने फर्स्ट एग्जाम क्लियर कर लिया है तो आपको सेकेंड एग्जाम भी क्लियर करना ज़रूरी है, देन जाके आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा PGT के अकॉर्डिंग। सेकेंड थिंग इसके अंदर ये है कि जो TGT एंड PGT में टाइम लिमिट के बारे में आप लोगों को बता दूं, 2.5 आवर्स, यानी कि आपको 2.5 घंटे मिलेंगे इन दोनों एग्जाम में से। अगर आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं तो इतने आवर्स आपको उस एग्जाम के लिए मिलेंगे, ताकि आप जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी की सभी अटेम्प्ट कर पाएँ। एंड प्लस पॉइंट इसके अंदर और माइनस पॉइंट, दोनों पॉइंट अगर देखे जाएं तो दोनों ही पॉइंट मेन है इसके अंदर। यह है कि नेगेटिव मार्किंग। अब नेगेटिव मार्किंग के बारे में मोस्ट ऑफ बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है, कैसे कर पाएंगे, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं इसी चीज़ को ध्यान में रखकर। बट ये एक सही पॉइंट है कि जो डिजर्व करते हैं, यानी कि जो इस एग्ज़ाम के लिए, यानी कि DSSB या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम को डिजर्व करते हैं, उसकी पोस्ट को, उसकी जॉब को डिजर्व करते हैं, मोस्ट ऑफ ये जो नेगेटिव मार्किंग है उस चीज़ के लिए खास बनाई गई है कि जो डिजर्व करते हैं सिर्फ वही लोग आगे बढ़ पाएँ। तो नेगेटिव मार्किंग इसलिए होती है। अब इसके अंदर भी आप लोगों को बता दूं कि चाहे PRT हो, चाहे TGT हो, चाहे PGT हो, तीनों एग्जाम के अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग ज़रूर मिलेगी। इसीलिए अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपको आते हैं सिर्फ उन्हीं को अटेम्प्ट करना है, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, यानी कि जिसमें आप शॉर्ट नहीं हो, कन्फ्यूज़न में हो, प्लीज़ उसे अटेम्प्ट ना कीजिए। अगर आप 50% येस और 50% नो के कन्फ्यूज़न में, तो आप उसे बाय लक या अपने थोड़ा सा माइंड के अकॉर्डिंग लगा के उसको कर सकते हैं। बट जो चीज़ सिंपल सी बात, अगर मैं तुक्के के बारे में कहूँ कि मोस्ट ऑफ कैंडिडेट सोचते हैं कि जैसे KVS में हो गया या NCERT के एग्जाम में तुक्के वाइज जो हमें नहीं आता है कि हाँ ये चीज़ हमने पढ़ी थी, कभी पढ़ी थी, क्या पता ये हो सकती है, वो तुक्का आपको DSSB के एग्जाम में नहीं लगाने हैं। आप
बहुत सारे जो मार्क्स हैं वो आपके चले जाएंगे। इसीलिए नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखकर आपको जितने भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे पीआरटी हो, वो चीज़ आपको नेगेटिव मार्किंग में याद रखनी है। सो ये चीज़ थी दोनों के अंदर डिफरेंस टीजीटी एंड पीजीटी में। नेक्स्ट चलते हैं, डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, यानी कि जो टीजीटी है और पीजीटी है वो 2 सेक्शन में डिवाइड होंगे। जो पहला एग्जाम है, यानी कि टीजीटी में अभी आपको पता था कि 1 ईयर एग्जाम है, तो इसके अंदर 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। और पीजीटी में जो 1 ईयर यानी कि जो फर्स्ट टाइम में जो एग्जाम होगा वो भी सेम यही है इसका जो पैटर्न है। सो पार्ट 1 होगा हमारा 100 मार्क्स का। एंड पार्ट 1 के अंदर देखो इतने सारे हमारे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, जनरल स्टडीज, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड हिंदी। ये 5 पोर्शन दिए होंगे आपको सिलेक्टेड पोर्शन वाइज। जनरल स्टडीज में आपको जीएस यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, साइंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आएंगे। इंग्लिश में जो ग्रामर पोर्शन, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीज़ें आएंगी। रीजनिंग में तो आप लोगों को पता है टीचिंग लेवल की जो रीजनिंग होती है हार्ड नहीं होती है, इजी लेवल की होती है वो चीज़। मैथ्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को पता ही होगा कि सिर्फ 6 चैप्टर आपको सबसे मेन रखने हैं। मैथ्स में जो मैथ्स का जो पोर्शन होता है उसके अंदर सबसे पहले परसेंटेज वाला चैप्टर बहुत क्लियर होना चाहिए। डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड और नंबर सिस्टम अगर आप अच्छे से कर सकते हैं तो वो चीज़। ये 6 या 5 या 6 चैप्टर्स हैं, ये अगर आपको क्लियर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आते हैं, तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए मैथ्स के अकॉर्डिंग। हिंदी ग्रामर प्रोपोर्शन ज़्यादा आता है और कॉम्प्रिहेंशन, ये चीज़ तो आप कर ही लेंगे। इंग्लिश और हिंदी में आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस जो मेन फोकस होता है वो होता है हमारा जनरल स्टडी में। अब जनरल स्टडी में मोस्ट ऑफ कैंडिडेट की यही सोचते हैं कि 20 मार्क्स का आने वाला है, बट क्या पढ़ें, किस चीज़ पर फोकस करें। अब 20 मार्क्स का तो आने वाला है, क्योंकि ये हर किसी को पता नहीं है कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। सो सारी चीज़ें हमें क्लियर करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि हमें DSSB की अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी नहीं खोना है। सो जनरल स्टडीज़ में आपको क्या करना है कि हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, आप लोगों को लर्न नहीं करना है उसे। अगर आप लर्न करेंगे तो आप भूल जाएंगे अगले दिन। तो सिंपल से आपको क्या करना है कि जब तक एग्जाम नहीं आ जाता तब तक आपको उस चीज़ की रिवीजन करते रहनी है। अगर आपने हिस्ट्री के किसी पोर्शन को पढ़ा है तो आप उसको 1 या 2 दिन में कंटिन्यू रिवाइज करती रहिए, तो आपको वो ऑटोमेटिकली हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप किसी भी अदर एग्जाम के लिए भी आपको सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी, जीएस की तैयारी के लिए और कुछ नहीं ज़रूरत पड़ेगा। बस आपको रटना नहीं है और उसे ऐसे ये चीज़ माइंड में नहीं रखनी है कि हाँ ये मुझे आज याद हो गया, अब मैं किसी अदर टॉपिक पर चलता हूँ। बस आप उसको रिवीजन में रखिए तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जनरल स्टडीज़ में। देन चलते हैं हम पार्ट बी। अब पार्ट बी में देखिए टीजीटी एंड पीजीटी दोनों के लिए ये चीज़, ये भी 100 मार्क्स का होगा, विच इज़ रिलेटेड बाय सब्जेक्ट, क्वालिफिकेशन रिलेट पेपर इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन टीचिंग मैथडोलॉजी विद बीएड पोर्शन। यानी कि सिंपल सी बात ये है कि जिस सब्जेक्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जिस टीचर के लिए या जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी एंड पीजीटी में, चाहे वो साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे सोशल स्टडीज़ हो, वो उस एग्ज़ाम से यानी कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके में यानी कि क्वेश्चन आएंगे। उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचिंग मैथडोलॉजी बनेगी, वो सारे क्वेश्चन आएंगे। सो इसके अंदर पर्टिकुलर ये चीज़ नहीं है कि इसको भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया गया है। जो आपने बीएड में पढ़ा है, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपके लिए है, यानी कि जिसका इंटरेस्ट आपके लिए है कि आप उस सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट की टीचर बनना चाहते हैं, सो वो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को, मटेरियल को, कंटेंट को, नोट्स को, सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करना है इस चीज़ के अंदर। और ये चीज़ दोनों के लिए, यानी कि टीजीटी एंड पीजीटी दोनों के लिए कंफ्यूज नहीं होना है कि टीजीटी के लिए अलग होता है, पीजीटी के लिए अलग होता है, नहीं। ये दोनों चीज़ें क्या थी कि 200 मार्क्स का पूरा पोर्शन दे रखा है आप लोगों को टीजीटी एंड पीजीटी के लिए। तो टीजीटी का लेवल ख़त्म हो चुका है, यानी कि टीजीटी के अंदर 1 ईयर एग्ज़ाम है, तो आगे कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला एग्ज़ाम क्लियर करना है उन्हें। अब हम बात करते हैं पीजीटी के नेक्स्ट पोर्शन की, यानी कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है वो किस बेस पर होगा। विथ 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव पेन पेपर ऐसे राइटिंग, यानी कि आपको इसमें कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक दिया जाएगा, यानी कि आप लोगों के सामने बहुत सारे टॉपिक होंगे जिसमें से आपको किसी एक टॉपिक के ऊपर ऐसे राइटिंग करनी है। अगर आप लोगों के लिए
हिंदी सबसे मेन है, यानी कि अगर आपने हिंदी मीडियम चूज कर रखा है तो आप हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश चूज कर रखा है तो इंग्लिश में। बट ऐसा ना हो कि जो सिंपल वर्ड्स जो हम 12th या अपनी ग्रेजुएशन लेवल में लिखते आए ऐसे राइटिंग, वैसा ऐसे राइटिंग नहीं है। ये याद रखना कि चाहे अगर आपको नोटबंदी के लिए दे दिया जाए, चाहे जीएसटी के लिए दे दिया जाए, जो करंट टॉपिक्स हैं सिर्फ उनको रिवाइज करना है इसके अंदर। सो आप आपका जो डिस्क्रिप्टिव जो होगा पेन पेपर ऐसे राइटिंग वो इजी हो जाएगा। करंट टॉपिक्स के लिए तैयारी कीजिए, बट ऐसे तैयारी कीजिए कि उसके अंदर जो मुद्दा है यानी कि जो मैटर है वो साफ झलकना चाहिए कि हाँ, किसी भी लर्नर ने, किसी भी अप्रेंटिस ने अच्छे से उस चीज को साफ झलकेगा तो पता चल जाएगा कि हाँ उसने किस बेस्ड पर उस चीज को लिखा है, यानी कि जो उसका टॉपिक है और जो उसका एंड है, यानी कि टॉप एंड बॉटम का जो पूरा नीचे का ऊपर से जो पोर्शन है ना वो साफ क्लियर पता चलना चाहिए कि किस टॉपिक पर उन्होंने ऐसे लिखा है या जो भी कुछ है। तो ये 50 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव होगा वो पीजीटी के टीयर 2 में होगा। ये चीज़ याद रखना, टीजीटी के लिए नहीं है, ओनली पीजीटी के लिए है ये। तो पीजीटी में आप लोगों को पता होगा कि पीजीटी में 2 टीयर होंगे, तो दोनों टीयरों के बारे में क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब जो एग्जाम टिप्स के बारे में मैं बात कर रही थी, यानी कि जो एग्जाम टिप्स हैं वो कैसे मोस्ट ऑफ कैंडिडेट ये सोचते हैं कि DSSB का एग्जाम तो आ गया, अब हम कैसे तैयारी करें। वैसे तो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट इसी यानी कि वेटिंग में थे कि कब आएगा नोटिफिकेशन और कब हम कैसे तैयारी करेंगे, या कुछ लर्नर्स ने तो पहले ही तैयारी स्टार्ट कर दी थी, बस उनका रिवीजन वर्क रह गया होगा। सो बहुत अच्छी बात है, आप लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं। सो अब आप लोगों को और अच्छा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, यानी कि जिस मुकाम तक हमें पहुंचना है उसके लिए हार्ड वर्क की तो ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को जानना है कि किसी भी एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करना है, तो सबसे पहले रूटीन बनाइए, अपना रूटीन रखिए कि आप उस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करना चाहते हैं, कैसे, यानी कि सिंपल सी बात मैं आप लोगों को सिंपल सरल शब्दों में कहूँ तो रूटीन बनाइए कि आपको इतने घंटे से इतने घंटे तक पढ़ना है। चाहे आपका कोई भी अर्जेंट वर्क हो, चाहे कोई भी जो हमें यानी कि हमारा माइंड डाइवर्ट करती है वो चीज़, चाहे फ़ोन से रिलेटेड हो, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे फ्रेंड से रिलेटेड, उस चीज़ को इग्नोर कीजिए और रूटीन वाइज अपना टाइम बनाइए कि हमें उस रूटीन से उस रूटीन तक पढ़ना है। देन सिलेबस को फिक्स कीजिए। अब आप लोगों को सिलेबस पता चल गया कि ये पोर्शन आने वाला है, उसके हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाइए कि इस चीज़ के लिए मुझे इतने आवर्स देने, इस चीज़ के लिए मुझे इतने आवर्स देने। वो चीज़ आप लोगों की अगर सही से चलती रहेगी तो आप लोगों का रूटीन और सिलेबस दोनों अगर एक साथ चलते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको एग्ज़ाम देने में। फिर है वीक पॉइंट का मतलब है कि अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक है, चाहे जनरल स्टडीज़ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे टीचिंग मैथडोलॉजी से रिलेटेड कोई सा भी हो, साइकोलॉजी से, ये सारी चीज़ें टीचिंग मैथडोलॉजी में आती हैं। सो वो चीज़ के लिए आपको क्या करना है कि जो वीक पॉइंट है उसके लिए आप ज़्यादा टाइम निकालिए। यानी कि सिंपल सी आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे कि ज़्यादा टाइम निकालने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहे, नहीं। अगर आप अदर सब्जेक्ट को 2 आवर दे रहे हैं तो इसके लिए 3 या 4 आवर्स निकालिए, ये चीज़ है मेन। अब मोस्ट ऑफ कैंडिडेट ये सोचते हैं कि क्या पूरी रात पढ़ने से पढ़ाई हो जाती है, नहीं। और मोस्ट ऑफ कैंडिडेट सोचते हैं कि क्या 2 घंटे पढ़ने से पढ़ाई हो जाती है, नहीं। तो सिंपल सी बात मेरी, आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं ना तो 2 घंटे में क्या होगा कि 2 घंटे में आप ऐसा पढ़िए कि उसको सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत हो हमें नेक्स्ट टाइम के लिए। ये नहीं है कि आप दोबारा उसे लर्न करने बैठ गए, दोबारा उसे रटने बैठ गए, नहीं। सिंपल सी बात है, अगर आपने उस चीज़ को अच्छे से पढ़ा है ना तो नेक्स्ट टाइम आप उस चीज़ को रिविज़न के लिए छोड़िए, फिर थर्ड डे उसको रिविज़न के लिए छोड़िए, फोर्थ डे भी उसे रिविज़न के लिए छोड़िए। आपको वो चीज़ छोड़नी नहीं है। सबसे मेन जो मैं आप लोगों को पॉइंट बता रही हूँ वो है रिवीजन का। अगर आप रिवीजन कंटिन्यू किसी चीज़ की करते रहेंगे, चाहे हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे जीएस से रिलेटेड हो, चाहे हिंदी का पोर्शन हो, चाहे विलोम शब्द, यानी कि कोई से भी सब्जेक्ट्स में से कोई सा भी टॉपिक उठा लीजिए, आपको बस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। रिवीजन करते रहेंगे तो आप उस मुकाम तक पहुँच जाएंगे कि जब आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आपकी बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन रहेगी और आप खुद एग्ज़ाम में सोचेंगे कि हाँ ये मेरी मेहनत का फल है। और वो तो जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो आप खुद ये चीज़ सोचेंगे जब आपका नाम उसके लिस्ट में होता है कि हाँ वाकई में आपने खुद रूटीन वाइज और सिलेबस और पैटर्न वाइज टिप्स
वाइज सारी चीज़ें की थी, तो आपका आज एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। तो सिंपल सी बात मेरी, मैंने आप लोगों को रूटीन के बारे में बता दिया, सिलेबस के बारे में बता दिया, वीक पॉइंट एंड रिवीजन, ये चारों से अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते हो तो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, पीआरटी हो, चाहे किसी भी लेवल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है टीचिंग लेवल के लिए ही बात कर रही हूँ, जो अदर एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी सिर्फ इसी चीज़ को फॉलो करें और अपनी किसी भी एग्जाम को क्लियर कर लें। बस किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें कुछ जो चीज़ें हमें हमारा माइंड जो डाइवर्ट करती हैं उन चीज़ों को बस कुछ दिनों के लिए इग्नोर करना पड़ेगा, उन चीज़ों को अनदेखा करना पड़ेगा कि वो आपकी लाइफ में है ही नहीं, देन जाके आप फोकस कर पाएंगे अपनी स्टडी पे। मैं बस यही कहना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि सिंपल सी ये जो चीज़ लेकर आई थी मैं आप लोगों के सामने, टीजीटी एंड पीजीटी का पोर्शन, इस चीज़ को फॉलो कीजिए, इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाइए। और अगर पीआरटी के लिए मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ कि जो पीआरटी का पोर्शन है वो मैं पहले ही लेकर आ चुकी हूँ, उसके अंदर भी मैंने ऐसी ही चीज़ें बताई हुई हैं, उस चीज़ को फॉलो कीजिए और अपने किसी भी कैटेगरी के एग्जाम को क्लियर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो विल बी फर्दर टॉपिक रिलेटेड बाय DSSB। कीप वॉचिंग एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सबको बताएं इस चीज़ के बारे में और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट से बेस्ट बनाइए। और लिंक में दिए गए सभी चीज़ों को पढ़ें अच्छे से और लिंक को ज्वाइन करें और मुझसे जुड़ें और अपनी क्वेरीज को, अपने डाउट्स को पूछें, अच्छे से क्लियर करें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।